नमस्कार सभी को दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सिंह और मैं फिलहाल आयकर निरीक्षक यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूं और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 जिसके होने में तकरीबन 4 महीने का वक्त बाकी है, इसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी है सब्जेक्ट वाइज, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ये सारी बातें करेंगे ओवरऑल। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सजेशन सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है एंड दैट इज मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आपको अभी से लेके एग्जाम तक देना है। अभी से ही, आज से ही गांठ मान लीजिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मॉक टेस्ट की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम मॉक टेस्ट दे के, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मॉक टेस्ट दे के वो सिलेक्शन ले जाते हैं। लेकिन ये जो सजेशन मैं दे रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है जिनको मॉक टेस्ट देते वक्त उनसे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है। दूसरा, उन बच्चों के लिए भी है जो लोग एग्जामिनेशन हॉल में या मॉक टेस्ट देते वक्त बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर उनकी नज़र टाइम पे चली गई, क्लॉक पे चली गई, तो वो टाइम को घटता हुआ देख के बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, एग्जाम में हड़बड़ा के वो गलतियाँ कर देते हैं। वैसे लोगों के लिए भी है जिनको ऐसा लगता है कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ हमें आता है, इसलिए हमारा मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहा है। तो अगर इन तीन कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो ये सजेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट आपको देना है। बहुत बिल्कुल आपका मन नहीं करता है मॉक देने का, तब 2 दिन में एक देना है। ठीक है। और अगर आप देने में कंफर्टेबल है मॉक्स, तो हर दिन एक मॉक्स तो आपको देना ही देना है टियर 1 का। फिलहाल बहुत लोग ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट देना हम लोग तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आखिर तभी तो हम लोग मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे आपका एक कन्फ्यूज़न क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट आखिर है क्या। मॉक टेस्ट पे नंबर लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी मॉक आप देते हैं कभी भी मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए। अगर ध्यान देना ही है थोड़ा तो परसेंटाइल पे आप दे सकते हैं, एक्यूरेसी पे आप दे सकते हैं, मार्क्स मत देखिए। मॉक टेस्ट क्या है दोस्तों? मॉक टेस्ट एक आईना है। आप में फिलहाल क्या कमी है आप मॉक टेस्ट के माध्यम से सबसे बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। तो चाहे आज ही आपने सीजीएल की तैयारी शुरू की है, या आज आपका सिलेबस खत्म हुआ है, या आज आप सिलेबस के बीच में हैं, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए आईना देखना जरूरी है। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इन बचे हुए 100 दिनों में मॉक टेस्ट देना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस। क्योंकि एनालिसिस से क्या होता है कि आपको पहले तो ये पता चलता है कि आप में कमी क्या है, क्या आपको नहीं आता है, उस चीज़ को आप उसी टाइम सीखते हो और इम्प्रूव करते हो। ठीक है। तो एनालिसिस करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि बस जल्दबाजी में मॉक दिए काम खत्म, नहीं। मॉक टेस्ट देना आधा काम है, उसका एनालिसिस बचा हुआ आधा काम है, तो पूरा काम करना है। एक चीज़ और है ना कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं टियर 1 में। ठीक है। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 4 में से कोई एक सब्जेक्ट पक्का ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगता होगा या आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। ठीक है। हालांकि मैक्सिमम केस में ये जीके होता है, लेकिन अगर आपका मैथ्स है या इंग्लिश है या रीजनिंग है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको आप पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, उसमें स्ट्रांग बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और ये काम आपको हमेशा नहीं करना है। फिलहाल के लिए ये सेशन मैं आपको दे रहा हूं। जब आखिरी के 30 दिन, लगभग 1 महीने का वक्त बचेगा, उसके बाद आपको उल्टा कर देना है। आपको उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जो कि आपका स्ट्रांग है। वीक सब्जेक्ट पे आपको आखिर में नहीं पढ़ाई करनी है उसकी ज़्यादा। याद रखिएगा इस चीज़ को। लास्ट टाइम में जो आपने पढ़ रखा है उसी को आपको रिवाइज करना होता है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना होता है कि आपका नॉलेज बढ़े। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिवाइज करके उस पर कॉन्फिडेंस गेन करने की बात होती है। 100 दिन बचे हैं, उसमें से तकरीबन 50 दिन तो रगड़ के प्रैक्टिस और रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो मेरे पास एक बुक है, एक ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती है। इसमें 2023 सीजीएल के जितने भी टियर 1 के सेट्स थे, 40 सेट्स टियर 1 के और एक सेट टियर 2 का हुआ था। ठीक है। तो सारे सेट्स इसमें कंपाइल किए हैं विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड ट्रिकी सॉल्यूशन, दोनों अवेलेबल है। एरर बिल्कुल नहीं है इस बुक में और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। मतलब कि अगर आप कम टाइम में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ट्रेंड को समझना चाहते हैं, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है। 40-41 सेट्स हैं और इसको आप आराम से 1 महीने के अंदर या 15-20 दिन में भी खत्म कर सकते हो अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली पढ़ते हो तो। ठीक है। तो ये तो है ट्रेंड को जानने के लिए। और ओवरऑल तैयारी की मैं बात करूँ तो तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स ये है किरण के। ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सबके लिए बेस्ट बुक्स है। ठीक है। ओवरऑल पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए
खतरनाक लग रहा होगा आपको देख के, लेकिन उतना खतरनाक है नहीं। आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग करता है और आपको एग्जाम के लिए तैयार करता है। तो इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके ले सकते हैं और बेस्ट बुक से बेस्ट तैयारी अपने लिए कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि टियर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। अब क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसका कुछ पॉजिटिव बात है, कुछ नेगेटिव बात है। पॉजिटिव बात ये कि चलिए टियर 1 तक आपका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा आप इंप्रूव नहीं कर पाए, शायद आपको टाइम कम मिला या कुछ कारणों से आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। टियर 1 में कम मार्क्स भी है, बस कट ऑफ आप अगर पार कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि टियर 1 का कोई भी मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। आपका फोकस टियर 2 पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक जो बड़ा कौन है जो सीजीएल 2023 में सामने आया, वो ये कि होता क्या है ना कि हम लोग जब ये सुनते हैं कि टियर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है तो हम लोग सीधे लास्ट ईयर कट ऑफ देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं कि मेन तो टियर 2 है, इसमें तो बस फॉर्मेलिटी करना है और कट ऑफ पास करना है, ठीक है। 2024 में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी, उसके कंपेरिजन में 2023 में वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई। लोगों ने गलती क्या की, 2023 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया टियर 1 के लिए, और जब एग्जाम हुआ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 2022 में मेंस क्वालिफाई किया था और उनको कोई जॉब मिलने वाली थी, लास्ट में जाके चूक गए थे, वो लोग 2023 में टियर 1 भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत हाई कट ऑफ हो गई थी। तो इसीलिए वैसे एनालिसिस ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई है, लेकिन जो एनालिसिस है वो जेन्युइन होना चाहिए, थॉरो होना चाहिए और आपको खुद को करना चाहिए। जो राइटअप होता है, रिजल्ट का एक राइटअप पीडीएफ निकलता है, एसएससी रिलीज करती है, उसको खुद पढ़िए और देखिए कि अगर इतना कट ऑफ गया है मात्र, तो बच्चे कितने सेलेक्ट हुए थे और इस बार कितने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, ये डिटेल एनालिसिस करना है। तो टियर 1 अच्छी बात है, क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको इतने भी हल्के में नहीं लेना है, पढ़ना है अच्छे से और कोशिश करना है कि मैं अच्छा खासा मार्क्स लेके आऊं, ना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मुझे पास करना है। अब अगर आपका सारा सब्जेक्ट सेम लेवल पे, आपको लगता है कि सब में मैं ठीक ठाक हूँ, किसी में बहुत बेहतर नहीं है, किसी में बहुत कमज़ोर नहीं हूँ, सब मेरा ऑलमोस्ट ले दे के सिमिलर लेवल पे है, वैसे सिनेरियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इंग्लिश पे फोकस कीजिए सबसे ज़्यादा, चाहे आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, क्योंकि इंग्लिश अब टफ भी आ रही है और इंग्लिश का वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़, इंग्लिश में आप लोग गलती सबसे बड़ी ये करते हो कि आप ग्रामर और वोकैब इसी के पीछे पागल हो जाते हो, और ये जो है आपके इंग्लिश के पेपर का सिर्फ 30% कवर करता है, सिर्फ और सिर्फ 30%। 70% रीडिंग सेक्शन कवर करता है जिसपे आपका फोकस ही नहीं है। तो प्लीज़ फोकस इंग्लिश पे कीजिएगा और उस पर भी रीडिंग सेक्शन पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि लंपसम टाइम पढ़िए, ऐसा नहीं कि आधा घंटा पढ़े उठ गए, फिर आधा घंटा पढ़े उठ गए, नहीं, एक बार बैठिए तो कम से कम 2 घंटे का सिटिंग आपका होना ही चाहिए। इससे बहुत सारा फायदा होता है, स्पेशली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको लंबे सिटिंग में बैठने की आदत है तो आप एग्जाम में ज़्यादा टेम्परामेंट के साथ परफॉर्म कर पाएंगे। तो भले ही आपको 6 ही घंटे टाइम मिल रहा हो या 8 ही घंटे टाइम मिल रहा हो, किसी को 10-12 घंटे भी मिलता हो पढ़ने का टाइम, लेकिन लंबी सीटिंग रखिए। जैसे कि गेंदबाज लंबे स्पेस डालते हैं वो अच्छे गेंदबाज कहलाते हैं, उसी तरीके से आपको भी अपनी सीटिंग लंबी लंबी रखनी है। तो यही कुछ सजेशंस मेरे पास थे दोस्तों आपके लिए। अब इसी टॉपिक पे मैं 1 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर वीडियो में आपको इसी तरह की बातें बताई जाती हैं, इसी को ज़्यादा मैं खींच दूँ, कुछ बेकार पॉइंट्स को लेकर वीडियो लंबी कर दूँ, अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपको असल में जज करना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ें क्या है, ठीक है। मैं जितनी बातें आपको बताई, आप शायद सब कुछ फॉलो नहीं करोगे, आप शायद कई चीज़ों को पहले से फॉलो कर रहे होगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो सेम वीडियो का किसी एक बच्चे पे अलग इंपैक्ट पड़ता है, दूसरे पे अलग इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप किसी और को देख के ज़्यादा जज मत कीजिए खुद को, आपको जो सही लगता है, आपको जिसका इन्फॉर्मेशन, जिसका सजेशन सही लगता है, उसी को फॉलो कीजिए और अपना दिल जो कहता है वो सुनिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको फिर से गाइड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।